हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली यूपी आरवीयू एनएल टीजी2 और इसरो की परीक्षाओं के लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टील मेटल टूल्स है। और इससे पहले भी हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसकी जो क्लास है वो डेली होती है इवनिंग में 5:30 पर। तो आप डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इन क्लासेस की विशेषता ये है कि यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ताकि आप इन परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा अगर आप किसी और टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, तो वहाँ पर भी ये जो आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज है ये आपको हेल्पफुल रहने वाली है। आपको बता दें कि यह जो टॉपिक है यहाँ से आपका एक एग्जाम में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है वो हमारे स्टील के दौरान जो भी हमारे काम करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो हमारे मेटल्स वगैरह के जो टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में है। इससे पहले भी हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कॉमन टूल के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो आज की क्लास है इसमें स्पेशली स्टील के जो मेटल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे हमें काम करना होता है, तो उनके टूल्स के बारे में पढ़ना है। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है हमारा स्टील रूल। स्टील रूल क्या होता है? तो ये एक प्रकार से हम इनसे बहुत ही अच्छे से चिर परिचित हैं। और जो हमारा स्केल होता है, आपने बचपन से स्केल का यूज किया है, तो जो स्केल होता है वही हमारा स्टील रूल होता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जब हम स्केल जो यूज करते थे अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में, तो वो स्केल जो होता था उसकी साइज होती थी 6 फीट की, और वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो स्टील यूज किया जाता है वो स्टील का ही होता है, और इसकी जो साइज होती है यानी इसकी जो लेंथ होती है वो 12 फीट की होती है। आपने हो सकता है 12 फीट का जो स्केल है स्टील वाला वो भी यूज किया हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये स्टील रूल होता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा हम मेजर करते हैं किसी भी प्रकार की हमारी जो भी हमारी लंबाई है, विड्थ है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा जॉब होता है। अब जॉब का मतलब यहाँ पर कोई उस तरीके की जॉब से नहीं है। जॉब का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसी को हम टेक्निकली जॉब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस जॉब का ये मतलब है। तो इनको मेजर करने के लिए हमें जहां जरूरत होती है, जिस तरीके के मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर स्टील रूल का यूज किया जाता है। तो ये होते हैं स्टील रूल। और इसके द्वारा जो एक्यूरेसी में मेजरमेंट किया जाता है वो 1.2 mm से लेकर के 1/64 इंच की एक्यूरेसी के साथ इसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें से आप काफी अच्छे से चिर परिचित हैं। इसके अलावा एक हाई कार्बन स्टील का एक नुकीला तार होता है, और जिसको हम स्क्राइबर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, पर आप अगर नोट्स कर रहे होंगे, इसको नोट कर रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। उसको हम स्क्राइबर कहते हैं। ठीक है, वो किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और ये नुकीला तार होता है जो कि हार्ड और टेम्पर किया हुआ होता है। हार्ड और टेम्पर का मतलब क्या होता है? टेम्परिंग का मतलब इसको बहुत ही नुकीला किया गया है, गर्म करके। और इसको एक जो इसका टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर तक, जो इसका पॉइंट टेम्परेचर होता है उस तक गर्म करके इसको बनाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको स्क्राइबर कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, पर आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है स्क्राइबर। और इसे सीट मेटल, जो भी हमारी सीट होती है मेटल वाली, जैसे स्टील की सीट हो गई, अल्युमिनियम की सीट हो गई, तो ये सीट जो होती हैं उन पर जब हम मार्किंग करते हैं यानी कि निशाना लगाते हैं, तो उस दौरान इसका काम होता है, इसकी जरूरत होती है। और स्क्राइबर की मदद से हम या तो सीधी लाइन भी बना सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई सर्कल बनाना है तो हम सर्कल भी बना सकते हैं। और इसके जो पॉइंट है यानी कि जो पॉइंट है जो बिल्कुल इसकी नुकीली बिल्कुल टिप होती है, वो जो इसका एंगल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका एंगल जो होता है वो 15 से लेकर के 20 के एंगल का ये इसका जो ग्रिंड होता है वो बना हुआ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज से बना हुआ है। तो ये बना होता है हाई कार्बन स्टील से, इसको स्क्राइबर कहते हैं। और इसकी जो टिप होती है उसका जो एंगल होता है वो 15 से 20 डिग्री के कोण का बना हुआ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। ओके,
तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, आईओसीएल, मेट्रो रेलवे और कोई भी आपका टेक्नीशियन एग्जाम हो जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत पोस्ट आती है, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें थ्योरी मिलेगी और काफी आसान भाषा में इस थ्योरी को लिखा गया है ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें बहुत सारे, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो आने वाले एग्जाम्स में इनकी संभावना रहती है। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जो आपका पैटर्न है, जिस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना होगा। यहाँ से आपको बाकी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और यहीं से आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे होता है हमारा ट्रेमल। ट्रेमल क्या होता है, ये जो है सीट मेटल शॉप में जो भी हमारी सीट मेटल की जॉब होती है उसमें अगर हमें कोई सर्किल ड्रॉ करना है, कोई यहाँ पर आपको जो इसका आर्क होता है वो बनाना है, तो इसके लिए हमें ट्रेमल की जरूरत होती है और इसे बीम कंपास भी कहा जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हम लोग कंपास यूज किया करते थे, जिसको हम लोग आमतौर पर शायद प्रकार बोलते थे, इस तरीके का होता था, पर ये यहाँ पर ट्रेमल है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको डायग्राम में, मैंने यहाँ पर इसका इमेज भी बनाया हुआ है, इसको इमेज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके ये सारी चीजें। तो ये होता है हमारा ट्रेमल और ये बिल्कुल इस तरीके से होता है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता था हमारा स्टील रूल। ठीक है, जो बना हुआ है बीच में यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक वैसा ही स्टील रूल हुआ करता है। और ये ट्रेमल है पूरा, ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ट्रेमल ही है, ये भी इसका पार्ट ही होता है। और इनको हम फिक्स कर सकते हैं आगे पीछे, जितना भी हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आर्क बनाना है या फिर कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो इसका यूज कर सकते हैं हम। और ये इसको बीम कंपास भी कह सकते हैं। और इसके द्वारा 6 जो मिनट है वहां से लेकर के 72 मिनट तक के जो सर्किल है वहां तक इसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका ट्रेमल। ट्रेमल का काम क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि इनके नाम जो है ना वो थोड़े टेक्निकली हुए, टेक्निकली इनके नाम रखे हुए होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके नाम को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे पंच मार्किंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो जब हम स्टील पे जो भी हमारी सीट मेटल होती है उस पर काम करते हैं, तो मान लीजिएगा हमने कोई एक हमें एक सीट को कट करना है और कट करने के लिए हमने कोई इसका मेजरमेंट ले लिया। अब मेजरमेंट लेने के बाद उसमें हमें कुछ पंचिंग करनी होती है। पंचिंग का मतलब उसमें कुछ निशान लगाने होते हैं ताकि ये हमें पता चल सके कि यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से इस तरीके से इस पे काम करना है। तो अब निशान लगाने के लिए क्या होता है, निशान लगाने के लिए या तो हम नॉर्मली कोई कलर यूज कर सकते हैं, पर स्टील वाली चीजों पर कलर हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद मिट जाए। तो इसके लिए हम एग्जैक्टली जो इसमें पंचिंग होती है उसका यूज करते हैं। पंचिंग के माध्यम से हम जो है इसमें अपनी मार्किंग कर पाते हैं। तो मार्किंग करने के लिए पंचिंग का यूज करना होता है, जिसको ये एक पंच प्रकार का हमारा मार्किंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये किससे बना हुआ होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इनके नाम भी दिए हुए हैं, डॉट पंच, सेंटर पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच और पिन पंच। एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ये वाला जो पंच आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला, ये वाला, ये है आपका डॉट पंच। डॉट पंच की विशेषता ये है कि इसका जो टिप होता है, जो यहाँ पर सबसे नीचे आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये टिप होता है, ये बिल्कुल डॉट की तरह होता है। डॉट यानी कि जैसे आपका पेन है ना, उसमें एक बॉल लगाई हुई होती है। ठीक है, तो लगभग वैसा ही होता है यहाँ पर, कि एकदम गोल होता है और छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये आपका डॉट पंच हो गया। यहाँ पर आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच में क्या होता है कि डॉट के आगे थोड़ा सा नुकीला लगा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये यहाँ पर नुकीला बना हुआ है। तो डॉट पंच और इसमें थोड़ी सी जो है वो यही चीज यहाँ पर डिफरेंट है कि इसमें थोड़ा सा और नुकीला बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ठोस पंच है। तो ठोस पंच में क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ठोस पंच में ऐसी कोई यहाँ पर जो है नॉक नहीं बनाई जाती है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल इसको सॉलिड किया जाता है। ये स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे आप, एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नॉक नहीं है। ये हमारा सॉलिड पंच हो गया। इसके बाद यहाँ पर होता है हॉलो पंच। और हॉलो पंच कैसा होता है, खोखला भी होता है, या तो इसको हम खोखला पंच भी कहते हैं या फिर हॉलो पंच भी कह सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर 4th नंबर में देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, ये आपकी खोखली है। यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में खोखला है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर भी खोखला बना हुआ है ये।
तो ये आपका क्या है, हॉलो पंच है। और इसमें क्या क्या करते हैं कि अगर कोई सर्किल टाइप का हमें पंचिंग करनी होती है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये उल्टा रखा हुआ है इस इमेज में, नीचे से हम इसमें फोर्स करते हैं, यानी कि नीचे से हम इसमें हैमर के माध्यम से चोट करते हैं, और ऊपर जो इसका हिस्सा है इसको पलटा के, ठीक है आप समझ सकते हैं, इसको पलटा के ये वाला हिस्सा हम कहाँ पे रखते हैं, जो ऊपर बना हुआ है इसको हम अपनी जॉब पर रखते हैं, और नीचे जो यहाँ पर बना हुआ है इसको हम हैमर के माध्यम से इस पे चोट करते हैं। इसके बाद आता है आपका पिन पंच। तो पिन पंच यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल काफी लंबी यहाँ पर पिन होती है। पिन पंच में इतनी ही विशेषता है। सेंटर पंच में जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा हिस्सा होता है, पर पिन पंच में क्या होता है, काफी लंबाई पे ये इस तरीके की एक पेंसिल की लीड टाइप की निकली हुई होती है, और पीछे यहाँ पर जो हमें पिन करना होता है वो यहाँ पर जगह होती है। तो ये आपके सारे पंच होते हैं। इनकी जरूरत कहाँ पर होती है, हमें कोई भी हम जब भी काम करते हैं अपने वर्कशॉप में, तो वहां पर अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मार्किंग करनी है तो वहां पर हम पिन का यूज करते हैं, सॉरी पंच का यूज करते हैं। और ये सारे आपके टाइप हैं, डॉट पंच है, सेंटर पंच है, ठोस यानी कि सॉलिड पंच है, हॉलो पंच है, पिन पंच है। तो इनके नाम याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको सीधी सीधी इमेज दिखा दी जाएगी कि बताइए कौन सा पंच होता है, तो आपको पहचान करके बताना है। और दूसरा तरीका यहाँ पर यह भी आता है कि इनमें से कौन सा पंच का प्रकार है, तो आपको वहां पर पंच भी रख सकते हैं, स्क्राइबर भी रख सकते हैं। तो स्क्राइबर और पंच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, स्क्राइबर जो क्या होता है कि वो पूरा पतला होता है। अभी थोड़ी देर पहले निकला था ना कि जिसकी जो एंगल है वो 15 से लेके 20 डिग्री का उसका एंगल होता है, कहाँ पर होता है, टिप पर होता है। और स्क्राइबर में फर्क इतना होता है कि वो पूरा ही पतला होता है, जैसे ये वाला है ना हमारा, तो ये इतना पतला है पर वो पूरा ही पतला होता है। और पंच में यहाँ पर पीछे की ओर हिस्सा ठोस होता है। तो यही डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी स्नैप। स्नैप क्या है, ये एक प्रकार की कैंची है। आप देख ही सकते हैं, इमेज में भी आपको दिख रही होगी कि ये कैंची है हमारी। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो इसके माध्यम से हम किसी भी सीट को काटने के लिए यूज करते हैं। और ये हाई कार्बन से बनी हुई होती है। जितने भी हमारे ये मार्किंग वगैरह, कटिंग वगैरह के जो भी हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हाई कार्बन से बने हुए होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हाई कार्बन स्टील से बनी हुई होती है, और इसकी ब्लेड की जो धार होती है, इनका एंगल जो है वो याद रखना है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लेड की धार वार वगैरह क्या चीज है, ये तो बिल्कुल कुछ भी बना लेते हैं। तो ये चीजें नहीं होती हैं। जो हमारी इंजीनियरिंग है, जो हमारी टेक्निकल चीजें हैं, ये बिल्कुल नपी तुली होती है। यानी कि यहाँ पर एकदम जो फिक्स चीजें चलती हैं, यहाँ पर अंदाज में कुछ नहीं चलता है। तो हर चीज में इसका कुछ ना कुछ पहले कैलकुलेशन होता है, हर चीज की सारी चीजों को एकदम कैलकुलेट करके बनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारी स्निप होती है, उसकी जो ब्लेड की धार है वो 80 डिग्री के कोण पर ग्राइंड की हुई होती है। कितने एंगल पर, 80 डिग्री। ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पर ये एंगल, तो यही है इसका एंगल। ठीक है, और ये कितना होता है, 80 डिग्री होता है स्निप का। तो यही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको पॉइंट को हाईलाइट करते जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसके पॉइंट को ग्राइंड की होती है। और स्निप जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, ये पूरी स्ट्रेट है यहाँ पर। और एक होती है आपकी बेंट स्निप। बेंट स्निप क्या है, ये बेंट है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की सी मुड़ी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, बेंट स्निप कहते हैं। जहां पर भी हमें थोड़ा सा, मान लीजिएगा कोई ऐसी वस्तु है जो कि सिलिंड्रिकल टाइप की है या गोल है, उसको काटना है, तो फिर हम बेंट वाली का यूज करते हैं, ताकि ये इसका जो आगे का हिस्सा है वो उसके अंदर तक जा सके। तो ये होती है हमारी क्या, स्नेप। इनको याद रखिएगा। किससे बनी हुई होती है, हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। और इसकी ब्लेड की जो धार है वो 80 डिग्री के एंगल पर, कोण पर बनी हुई होती है। और ये कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दोनों के आपके इमेज दिखा दिए, अब आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सीयर। सीयर क्या होता है, ये भी बिल्कुल एकदम स्निप ही होती है, पर ये बड़े आकार में होती है, आपने देखी हुई होगी। तो जो सीयर होती है वो बड़े आकार में होती है। कभी आपने देखा होगा जो हम पेड़ वगैरह काटते हैं तो वो सीयर से भी काट सकते हैं, यानी कि वो छटिंग वगैरह करते हैं। या फिर हम स्टील की जो बड़ी बड़ी चद्दर होती हैं उनको काटते हैं, तो वो भी हम सीयर का ही यूज करते हैं। यानी जो हमारी स्नेप होती है वो जो छोटे मोटे काम के लिए होती है, पर अगर हम बड़े स्तर पर करना है, कोई बड़ी वाली सीट काटनी है, तो फिर हम उसमें सीयर का यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार की स्नेप ही होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी बड़ी वाली स्निप टाइप की कही जाती है। और इसका साइज काफी बड़ा होता है, और ज्यादा मोटी सीट को काटने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर इसकी जो ब्लेड है उसका एंगल कितना होता है, तो ये ध्यान रखना, 87 डिग्री का एंगल होता है। जबकि हमारी स्निप जो थी उसका 80 डिग्री का एंगल हुआ करता था। तो इसका 87 डिग्री का एंगल
होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं हैमर। हैमर क्या होते हैं? एक तरीके से इनको हम आमतौर पर हथौड़ा कहते हैं। और ये हैमर आप देख सकते हैं काफी टाइप के होते हैं। वैसे तो 40 प्रकार के हैमर होते हैं। कितने? 40 प्रकार के। पर यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हैमर को हम देख लेते हैं जो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका यूज किया जाता है। पहले यहाँ पर है हमारा बॉल पीन हैमर। बॉल पीन हैमर की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल जैसा हिस्सा बना हुआ होता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये बॉल जैसा हिस्सा है, इसीलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हैमर है वो है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है? ये क्रॉस जैसा हिस्सा बना हुआ होता है। ऐसा आप देख रहे हैं ना, तो क्रॉस जैसा वी जैसा हिस्सा बना हुआ था इसकी टिप पर। तो ये है हमारा क्रॉस पिन हैमर। इसके बाद हमारा थर्ड है यहाँ पर स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है? तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेट होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर नीचे हल्का सा गोल होता है, लगभग लगभग क्रॉस पिन हैमर जैसा ही होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर कि ये नीचे से इस तरीके से होता है। तो ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट पिन हैमर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्मूथिंग हैमर। स्मूथिंग हैमर यहाँ पर दोनों तरफ से स्मूथ होता है, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये होता है हमारा स्मूथिंग हैमर। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेचिंग हैमर होता है, उसका हमारे यहाँ पर इमेज नहीं है। रिवेल्टिंग हैमर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कील वगैरह निकालते हैं, उसकी भी इमेज नहीं है पर आपने देखा होगा। एक होता है हमारा क्रूजिंग हैमर। क्रूजिंग हैमर लगभग ऐसा होता है, हल्का पतला होता है, ज्यादा वजनदार नहीं होता है, और ये भी लगभग ऐसा ही होता है, क्रॉस पिन हैमर जैसा ही होता है। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी हैमर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और हैमर होता है थॉर का, पर वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवेट। रिवेट क्या होती हैं? ये जब हम कोई स्टील वगैरह का यूज करते हैं और एक दूसरे पे इनको लगाना होता है, यानी कि कोई बेंड वगैरह करना होता है, तो वहां पर हम या तो स्क्रू का यूज कर सकते हैं या फिर हम रिवेट का यूज कर सकते हैं। तो रिवेट का भी यूज होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कढ़ाई वगैरह में देखा होगा या फिर कुकर वगैरह में देखा होगा, तो जो उसके हैंडल होते हैं ना, वो रिवेट के माध्यम से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, कभी ध्यान करना। इसको इमेज में देख रहे होंगे, इस तरीके से होता है। अगर आपको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप घर में रखी हुई कढ़ाई को भी देख लीजिएगा, उसके जो हैंडल है ना, वहां पर रिवेट वगैरह लगी हुई होती हैं, उसको हैंडल को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो रिवेट जो है इनका पार्ट होता है, 3 हिस्से में होते हैं। हेड होता है, तो हेड ये देख रहे हैं आप, इसकी टोपी सी। टेल यानी कि इसका नीचे का हिस्सा, सबसे पीछे का हिस्सा, और बॉडी क्या होती है, बीच का हिस्सा। तो ये इस तरीके से रिवेट होती हैं। और रिवेटिंग टूल के अंतर्गत क्या क्या आता है? रिवेट सेट आते हैं। रिवेट सेट कई अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ छोटे रिवेट, बड़े रिवेट, और जिस टाइप से भी हमें यूज करने हैं उस तरीके से। फिर रिवेट स्नैप भी होता है। रिवेट स्नैप क्या होता है? एक प्रकार से हमारा, कह सकते हैं आप, पंचिंग टाइप का ही होता है, लगभग देखने में पंचिंग जैसा होता है। पर उसमें क्या होता है कि वो जब हम यहाँ पर रिवेट मान लीजिएगा हमने लगाया और यहाँ से हम इसमें चोट मार रहे हैं अपने हैमर के माध्यम से, तो जहां पर हम लगाते हैं वहां पर रिवेट का स्नैप यूज कर लेते हैं, ताकि इसका हिस्सा जो पीछे है वो आसानी से मुड़ सके या हल्का सा मोटा हो सके, ताकि उसमें ज्वाइंट बन सके। ठीक है, तो वो होता है स्नैप। इसके बाद होता है हमारा रिवेट बोली, जिसमें रिवेट वगैरह रखे हुए होते हैं। इसके बाद रिवेट ड्रिफ्ट होता है, जिससे हम रिवेट वगैरह निकाल सकते हैं। कॉकिंग टूल होती है, फिलरिंग टूल होती है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, रिवेट इंपॉर्टेंट है, रिवेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा सीट का जोड़ने वाले जो जॉइंट होते हैं उनको सीम कहते हैं। बहुत अलग अलग टाइप की जब हम सीटों को जोड़ते हैं तो उनके अलग अलग जॉइंट के टाइप होते हैं जिनको सीम कहा जाता है। तो ये इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के सीम यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। इसमें सबसे पहले लैप सीम होता है। तो लैप सीम क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, मुझे इमेज नहीं मिली, तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये लगभग लैप सीम जैसा ही होता है। हालांकि ये कपड़े में सिलाई हो रही है, पर जो यहाँ पर सिलाई के बाद यहाँ पर ज्वाइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला ज्वाइंट, वो लैप सीम ही होता है। ठीक है, इस तरीके से चादर को भी एक दूसरे के ऊपर मोड़ करके और एक दूसरे के अंदर हल्का हल्का सा अंदर करके उसको ज्वाइंट किया जाता है, उसको कहा जाता है लैप सीम। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, ये लैप सीम होता है। इसके बाद होता है हमारा ग्रुप्ड सीम। ग्रुप्ड सीम क्या है? सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं, ये जो चादर आपकी दिख रही है ना आपको, इन चादरों को थोड़ा थोड़ा आगे की ओर मोड़ा जाता है और एक दूसरे में फिट किया जाता है, फिर इनके ऊपर हैमर से चोट करते हैं और फिर इनके द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये होता है ग्रुप्ड सीम। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पर सिंगल सीम। सिंगल सीम ये देख रहे हैं ना आप, कुछ इस तरीके का जॉइंट होता है कि एक दूसरे की एक्सेस को हल्का हल्का एक दूसरे के अंदर इनहेल कर देते हैं
और फिर इनके अंदर ज्वाइंट करते हैं, तो ये होता है सिंगल सीम। फिर होता है डबल सीम। डबल सीम क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का यहाँ पर कट कर दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, और या तो रिवेट या फिर जो स्क्रू है उनके माध्यम से इनको जोड़ सकते हैं। फिर होता है डबल ग्रुप्ड सीम। डबल ग्रुप्ड सीम क्या होता है, कुछ इस तरीके के होते हैं कि कोई एक हिस्सा होता है, फिर ऊपर से जैसी हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती है ना, तो वो होती हैं डबल ग्रुप्ड सीम के ज्वाइंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हमारे सीम है कुछ अलग अलग टाइप के, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? आप लोग भी इसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा यहाँ पर, देखिए अब इसका आंसर कैसे निकालना है। आंसर निकालना है, जैसे हमारी कोई धातु है, कोई भी जॉब है, उस पर हमने सबसे पहले एक जो है पंच कर दिया। पंच करने के बाद उसमें कोई जो होल है, छिद्र हो गया, और छिद्र होने के बाद आप देख सकते हैं कि छिद्र के बाद उसमें हल्का सा उथला हुआ हिस्सा हो जाता है। अब उसको हमें सपाट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉल पिन हैमर का यूज करेंगे। बॉल की पिन हैमर के यूज करने से क्या होता है कि एग्जैक्ट वही स्थान पर चोट पड़ती है जहां पर उसका छिद्र है, और उसकी वजह से वो जो उसका शेप होता है बॉल पिन का, उसकी वजह से वो उस शेप में, बराबर शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब फनल और टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टैक का प्रयोग किया जाता है? तो फनल और टेपर्ड वस्तुओं की जब हम शेपिंग करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, फनल का मतलब क्या होता है, फनल का मतलब होता है, और सॉरी, स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक का मतलब होता है जब आपने कोई ऐसी वस्तु देखी होगी कि जब हम किसी भी स्टील या किसी भी जॉब पर चोट करते हैं तो नीचे कोई हमें ठोस वस्तु रखनी हुई होती है। आजकल क्या यूज करते हैं हम लोग, कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, छोटे मोटे मैकेनिक अगर आपने देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, रेल की पटरियों का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी ठोस होता है, वो लगभग स्टैक जैसा काम करता है। तो उसको नीचे रख लिया, फिर हमने क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई जॉब रख लिया, और फिर उसके ऊपर हैमर के माध्यम से जो भी काम करना है वो करते रहते हैं। तो स्टैक भी लगभग वैसा ही होता है, काफी बड़ा हिस्सा होता है, और आपने देखा भी होगा सकता है। तो ये होता है हमारा फनल स्टैक। जब फनल और टेपर्ड वस्तुओं की हमें शेपिंग सीमिंग का मतलब उसमें आकार में कोई परिवर्तन, उसके आकार को सही करना है, तो उसके लिए जिस भी स्टैक का यूज किया जाता है उसको फनल स्टैक कहते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है स्टैक के बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं, इमेज देख लीजिएगा उसकी, तो स्टैक से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के डायामीटर की 3 गुनी होनी चाहिए। यदि रिवेट के बीच की दूरी बहुत कम है तो क्या होगा? देखिए जब हम रिवेट लगाते हैं ना, तो उसका एक फिक्स कैलकुलेशन होता है कि रिवेट जो भी हमने लगाया है, मान लीजिएगा यहाँ पर हमने रिवेट लगाया है, इसके बाद हमें इसका दूसरा रिवेट लगाना है, कुछ इस तरीके का रिवेट लगा दिया, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम से कम 3 गुनी तो होनी ही चाहिए। 3 गुनी होनी चाहिए, वो भी किससे, इस रिवेट के डायामीटर से, जो इसका व्यास है उससे इनकी 3 गुनी दूरी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर इनकी दूरी 3 गुनी नहीं होती है तो धातु जो है वो बीच से दरार आ जाएगी। जो भी हमने जिस भी प्लेट पर या जिस भी सीट पर हमने रिवेट लगा दिए और उनकी दूरी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं रखी, तो उस सीट पर क्या हो जाएगा, दरार आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? तो स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टील रूल के बाद स्क्राइबर के बारे में ही बताया था, और ये बने होते हैं हमारे हाई स्टील कार्बन से, यानी कि हाई कार्बन के स्टील से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल होता है। तो स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल आपको बताया था कि लगभग 15 से 20 के बीच होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन उस तरीके से नहीं है तो उसके आसपास के ऑप्शन को हमें आंसर करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मैच करता है वो 12 से 15 के बीच होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंटर पंच के पॉइंट का क्या एंगल होता है? सेंटर पंच के पॉइंट का जो एंगल होता है वो क्या होता है? मान लीजिएगा कोई स्टील है, उसमें हमें सेंटर पंच का यूज करना है, तो एंगल क्या होगा? वो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। अदरवाइज अगर हमने एंगल कुछ भी ऐसा या ऐसा कर दिया तो वो सीट जो है वो खराब हो सकती है। अगर हमने 90 डिग्री एंगल रखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें जो पंचिंग है वो होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि डिवाइडर की लेग होती हैं। डिवाइडर क्या होते हैं? जो आपको ट्रेमल दिखाए थे ना,
जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि जो हमारा कंपास होता है, प्रकार होता है, उस तरीके से डिवाइडर भी होते हैं। दोनों तरफ की जो नोकें होती हैं वो एकदम पतली होती हैं और इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ होता है स्टील का हल्की हल्की सुई टाइप की पिन लगी हुई होती हैं। उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन या मेजरिंग करते हैं कुल मिलाकर। तो डिवाइडर की जो लेग होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं और नुकीली भी होती हैं, यानी कि बराबर और नुकीली। यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से। तो बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का यूज करेंगे हम, ट्रेमल का। बताया था ना आपको कि ट्रेमल होता है, उससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर हमें वृत्त बनाना है या कोई भी आर्क लगाना है तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, ट्रेमल का। तो बड़े वृत्त हैं तो उसका यूज हम ट्रेमल से करते हैं। ट्रेमल भी आपको दिखाया हुआ है कि कैसा होता है। इसके बाद है स्क्राइबर का क्या काम होता है। स्क्राइबर भी बताया आपको कि एक बिल्कुल पंच की तरह ही होता है, पर वो पूरा पतला होता है और आगे हल्की सी नुकीली जो होती है वो पतली होती है। तो स्क्राइबर से हम क्या करते हैं, इस पंचिंग से हम क्या करते हैं कि पंचिंग का काम होता है हमारा कि पंचिंग से हम करते हैं उसके में निशान बनाते हैं। ठीक है, पंचिंग का यूज करके उसमें हल्का सा निशान बनाते हैं। पर स्क्राइबर से क्या करते हैं कि जॉब की मार्किंग पर रेखाएं खींच लेते हैं। मान लीजिएगा हमारी कोई जॉब है, ऐसी जॉब होती है। जॉब का मतलब बताया हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टेक्निकली जॉब कहते हैं। अब मान लीजिएगा मुझे यहाँ पर पंचिंग करनी है, यहाँ पर मुझे कोई इसमें कोई आकृति निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर पंचिंग कर ली, यहाँ पर पंचिंग कर ली, यहाँ पर कर ली और यहाँ पर कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसकी लाइनिंग खींचनी है कि ये हमारा एक कोई हमें इसमें से रेक्टेंगल निकालना है। तो ये मार्किंग जो हम कर रहे हैं, ऐसी लाइनिंग खींच रहे हैं, वो किसके माध्यम से करेंगे, तो वो हम स्क्राइबर से करते हैं। स्क्राइबर इसीलिए बहुत पतला होता है, एकदम बहुत ही पतला सुई की तरह होता है, जिसको हम नॉर्मली सुई होती है ना, उस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो ये स्क्राइबर ही होता है, हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है, 15 से 20 के बीच का एंगल होता है और इसका काम होता है जॉब पर मार्किंग और जो लाइंस वगैरह होती हैं उनको खींचना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक क्या क्या काम होता है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का काम बताइएगा। तो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का काम होता है कि गोल जो यानी कि गोल रॉड है उसका केंद्र जानने के लिए। कोई हमारे पास अगर गोल रॉड होती है, रॉड का मतलब एक बड़ा सा पाइप जैसा हिस्सा होता है, पर वो ठोस होता है पूरा। पाइप क्या होता है, खोखला होता है बीच से, पर रॉड में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा ठोस ही होता है। तो अगर उसके सेंटर को हमें जानना है तो उसको जानने के लिए क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें पूछा गया है, पंच का डायग्राम है ये। और यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि चित्र में दर्शाए गए पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको पहचानिए। यानी कि जब भी हम कोई धातु है उसमें छेद कर रहे हैं, तो उसको छेद करने से पहले हमें ये पंचिंग करनी होती है। और अलग अलग टाइप के आपको पंच भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पंच दिखाया गया है, ये कौन सा पंच है, या अलग देख सकते हैं, इसकी टिप जो है उसको थोड़ा सा जूम करके अलग से भी दिखाया हुआ है आपको। तो ये आपको बताना है कि कौन सा पंच है। ये होता है आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच कैसे, क्योंकि सेंटर पंच में आपको बताया था कि हल्की सी यहाँ पर जो इसकी पिन होती है वो बिल्कुल नुकीली होती है और इन दोनों के बीच ऐसा बन के तैयार होता है, तो ये 90 का एंगल दिखता है ऊपर नीचे की ओर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या है हमारा, ये सेंटर पंच है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस प्रकार के पंच को भी पहचानना है आपको। ये कौन सा पंच है जिसमें हमारा एंगल जो बना हुआ है वो 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये कौन सा पंच है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो यहाँ पर आप जो पंच देख रहे हैं ये भी पंच हमारा किस प्रकार का होता है, ये होता है हमारा प्रिक पंच। सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा प्रिक पंच, सी ऑप्शन। बाकी के पंचेस भी मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर आप प्रिक पंच को भी देख सकते हैं कि इसका एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ हैमर दिखाए गए हैं और इन हैमर में से आपसे पूछा गया है कि जो हैमर है उसमें क्लॉ हैमर कौन सा है। क्लॉ हैमर आपसे पूछा गया है, बताइए इसमें से क्लॉ हैमर कौन सा है।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके हैमर को। जो पहला हैमर दिख रहा है ये कौन सा है? बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर की विशेषता ये है कि इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, इसमें एक बॉल टाइप की बनी हुई होती है, आधी बॉल टाइप की बनी हुई होती है, इसको हम बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसके बाद जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला, ये होता है हमारा मैलेट। कल ही बताया था आपको कि मैलेट क्या होता है, हथौड़े जैसा होता है, हैमर जैसा होता है, लेकिन इसमें स्पेशल चीज ये होती है कि मैलेट जो बना हुआ होता है वो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है, यानी कि इसका आगे का जो हिस्सा होता है ना वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। और इसको कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर मोटर वगैरह के पार्ट होते हैं उनको खोलने के लिए, या फिर ऐसी वस्तुओं के पार्ट्स पर चोट मारने के लिए जहां पर बहुत ही कम चोट की जरूरत होती है। तो ये होता है मैलेट। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा हैमर है? ये होता है हमारा क्रॉस पिन हैमर, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये क्रॉस तरीके से बना हुआ होता है, तो ये क्रॉस पिन हैमर हो गया। तो फिर अब बचता कौन है हमारा? बचता है ये वाला, ये होता है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर में क्या होता है कि ये कील निकालने के लिए यूज किया जाता है, जो कील वगैरह होती है ना, नेल वगैरह होती है, उनको निकालने के लिए यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था यानी हैंडल लगा होता है, जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फोर्जिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसमें किस प्रकार के हैमर का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लेज हैमर। आपको पहले ही बताया होगा कि जो हैमर है वो लगभग 40 प्रकार के होते हैं। कितने? 40 प्रकार के हैमर होते हैं, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैमर आपको यहाँ पर बता दिए हैं जो कि हमारी जरूरत है। हैंड हैमर हाथ से यूज करते हैं, बॉल पिन हैमर तो ये है, स्ट्रेट पेन हैमर भी दिखाया हुआ है आपको, स्लेज हैमर क्या होता है, फोर्जिंग वगैरह में यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी सॉफ्ट क्लैंप होती है उसको बेंच बाइस में सीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो बेंच बाइस क्या होती है? एक प्रकार का बेंच बाइस जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो बेंच में लगा हुआ होता है, और इसमें जबड़े होते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट या जो हमारी जॉब होती है उसको फिक्स कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बेंच बाइस। और ये जो हमारी सॉफ्ट क्लैंप है उसको अगर बेंच वाइस में सीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और ये प्रयोग किया जाता है ताकि दबाव के निशान को रोक सके वो। क्लैंप जो उसमें यूज करते हैं ना, बेंच वाइस में जो क्लैंप यूज करते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, ताकि हमारी जॉब में दबाव ज्यादा ना लग सके। तो दबाव अगर बढ़ता है तो वो क्लैंप में ही बन जाता है उसके निशान, हमारी जॉब पर निशान नहीं बनते हैं। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये जो हैमर है हमारा बॉल पिन हैमर है, और इसमें ये पूछा गया है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो ए पार्ट है वो क्या होता है? जो यहाँ देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम आई छिद्र, यानी कि आई होल कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहीं से लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होता है, तो इसको क्या कहते हैं? आई छिद्र, आई होल। ठोंडी क्या होती है? तो ये लकड़ी होती है। पीन क्या होती है? पीन यानी कि ऊपर की ओर, मुख क्या होता है? वो आगे की ओर होता है। तो इस तरीके से ये हैमर का पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है, इसमें भी लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया गया है, जिसमें एक जो हैमर है वो दिखाया गया है, और इसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स वाला हिस्सा है वो क्या है? एक्स वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? तो ये जो हिस्सा है ये पिन होती है। क्या होती है? पिन होती है। ठीक है, पिन नहीं है, पिन होती है ये। तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मैंने बताए हैं। और इस टॉपिक से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद करके जाइए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद इसी तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली होती है इवनिंग में 5:30 पे, और इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चन के साथ इनको कंप्लीट करेंगे, ताकि कम जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप समझ सकें। और अगर आप पीडीएफ कोर्स चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, यहाँ से आपको प्राप्त हो पाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी क्लास आपको कैसी लगी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।